गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फिल्टर्स, जो कि फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले है कि फिल्टर होता क्या है। फिल्टर एक ऐसा सिलेक्टिव सर्किट है जो कि डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी रेंज को तो पास होने देता है और जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी होती है उनको एलिमिनेट कर देता है। इसका मतलब है कि फिल्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि फ्रिक्वेंसी कुछ रेंज को तो पास होने देगी और कुछ को पास नहीं होने देगी। वो जो अपन को फ्रिक्वेंसी रेंज चाहिए उसको हम पास करवा लेते हैं और जो नहीं चाहिए वो जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी है उसको स्टॉप कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं, वो वर्क हमारी प्योर डीसी पे करती हैं। लास्ट में हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे रेक्टिफायर्स पढ़ रहे थे। तो रेक्टिफायर क्या होता है? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में चेंज करती है, लेकिन वो डीसी हमारी प्योर डीसी नहीं होती है, हमें पल्सेटिंग डीसी आउटपुट प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं वो सबके सब डीसी पे वर्क करेंगे। इसलिए क्या है कि फिल्टर हम यूज में लेते हैं। फिल्टर क्या करेगा, जो भी हमारे एसी कंपोनेंट हो गए वो हमारे क्या हो जाते हैं, अनवांटेड हो जाते हैं, और जो डीसी कंपोनेंट होता है वो वांटेड है। तो जो एसी कंपोनेंट को तो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और डीसी जो भी हमारा आउटपुट है उसको पास होने देता है। एसी जो भी कंपोनेंट है उसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, और जो डीसी सिग्नल होता है उसका सबको पता है कि डीसी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हमारी 0 होती है। जो भी हम फिल्टर्स यूज में लेते हैं वो फिल्टर्स हम इंडक्टर और कैपेसिटर से बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर है, इनकी जो हमारी इम्पीडेंस होती है वो क्या होती है। जैसे रेजिस्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस होती है, जो भी हमारे नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उनके जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इम्पीडेंस से शो करते हैं। जो हमारा इम्पीडेंस है वो एक्स एल इंडक्टर के लिए, और ये कैपेसिटर के लिए एक्स सी। इंडक्टर के लिए एक्स एल कितना होता है, जे ओमेगा एल। जे ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ, और एल का एल। एक्स सी क्या होता है, 1/j ओमेगा सी इक्वल टू 1/j ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ, और सी 1/j 2 पाई एफ सी। ये हमारा इम्पीडेंस है इंडक्टर के लिए जे 2 पाई एफ एल, और कैपेसिटर के लिए 1/2 पाई एफ सी से। अब क्या करते हैं, हम इसमें देख लेते हैं कि जो एसी के लिए हमारा इंडक्टर है वो कैसे बिहेव करेगा, और डीसी के लिए कैसे बिहेव करेगा। ऐसे ही हमारा कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। डीसी के लिए हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। 0 जैसे ही हम पुट करते हैं तो एक्सएल का मान कितना जाता है, 0 है। इसका मतलब है कि इंडक्टर है वो डीसी कंपोनेंट के लिए 0 रेजिस्टेंस शो करता है, इम्पीडेंस शो करता है। इसका मतलब वो एसी डीसी को पास होने देता है। और यदि ओमेगा का मान बहुत ज्यादा है, ओमेगा का मान बहुत ज्यादा होने पर यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो एल का भी कुछ वैल्यू है और ओमेगा का वैल्यू है, तो इसका मान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा होने पे इसका मतलब है कि इम्पीडेंस ज्यादा शो कर रहा है। इम्पीडेंस ज्यादा शो कर रहा है, इसका मतलब उस कंपोनेंट को वो पास नहीं होने देगा। जो एक्सी है इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, इसके अंदर या 1/j ओमेगा सी, ओमेगा का मान डीसी के लिए 0 पुट करें, या फिर एफ का मान 0 है तो ओमेगा का मान 0 हो जाता है। तो एक्सी का मान कितना होगा, 1/0 इक्वल टू इन्फाइनाइट। इसका मतलब है कि कैपेसिटर होता है वो डीसी के लिए बहुत ज्यादा इम्पिडेंस शो करता है। इसका मतलब वो डीसी को उधर से पास नहीं होने देता है। और एफ का कुछ ना कुछ भी मान होगा तो उसके लिए इसका कोई ना कोई इम्पिडेंस तो होगा ही होगा। जैसे डीसी के लिए इनफाइनाइट है तो इसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन पे आने पे ओमेगा का मान यदि ज्यादा लेते हैं तो 1 अपॉन यदि कोई ज्यादा वैल्यू होती है तो हमारा मान कम आ जाता है। तो कम होगी उसका इम्पिडेंस, इम्पिडेंस कम है, इसका मतलब वो उस एसी कंपोनेंट को उसमें से पास होने देगा। तो यहाँ पे दो टर्म्स याद रखनी है कि एक्सेल है वो डीसी कंपोनेंट के लिए 0 इम्पिडेंस शो करता है, इसका मतलब डीसी को पास होने देता है, एसी को पास नहीं होने देता है। एसी के लिए बहुत ज्यादा इम्पिडेंस शो करता है। जो एक्सेल है वो डीसी को पास नहीं होने देता और एसी को पास होने देता है। जो भी हम कॉमनली यूज जो फिल्टर्स हैं और जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, एलसी फिल्टर, और पाई सेक्शन फिल्टर, या फिर पाई को हम सीएलसी फिल्टर भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर में क्या करते हैं कि जो भी हमारा रेक्टिफायर का आउटपुट आता है वो हम देते हैं। रेक्टिफायर का जो भी आउटपुट होता है वो हमारा क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है। पल्सेटिंग डीसी इसका मतलब है कि उसके अंदर एसी और डीसी दोनों पार्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें
जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए हमें प्योर डीसी चाहिए या प्योर एसी चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो प्योर डीसी पे वर्क करेंगे, तो इसके लिए हम फिल्टर यूज में लेते हैं। कैपेसिटर फिल्टर के लिए क्या होगा, जो कैपेसिटर आता है वो रेक्टिफायर के बाद में जो लोड होता है उसके हम पैरेलल में लगाते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें रीजन समझ में आएगा कि ये पैरेलल में क्यों लगाया है, क्योंकि ये एसी के लिए, एसी को तो पास होने देता है और डीसी को ये पास नहीं होने देता है। डीसी को ये पास नहीं होने देता तो डीसी इधर आ जाता है, इसलिए इसको हमने पैरेलल में लगाया है। जो भी कैपेसिटर और जो आरएल है वो क्या करते हैं, हमारे वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का काम करते हैं। जो भी एफिशिएंट फिल्टरिंग के लिए क्या होता है, जो कैपेसिटेंस की जो रिएक्टेंस होती है, जो भी हमारी इम्पीडेंस है, जो भी रिएक्टेंस है, उसका मान क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। अक्सर लेस देन आरएल होना चाहिए। अक्सर लेस देन आरएल होगा तो हमारा क्या होगा कि जो भी डीसी होगा वो ऑलमोस्ट हमें आरएल के अक्रॉस प्राप्त होगा। जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो जैसे हमने यहाँ पे, हम यहाँ पे लगा सकते हैं, सी के अक्रॉस यहाँ लगा सकते हैं, या फिर हमने यहाँ इनपुट लगाया है, यहाँ रेक्टिफायर लगा तो, और उसके बाद में हमने सी और आरएल पैरेलल में लगा दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम एक कंसिडर करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर कंसिडर करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट हमारा ये है, ये डायोड है जिसके अंदर एक डायोड लगा हुआ है, और जो लोड हम आरएल लगाते थे, लेकिन जब हमने यहाँ पे, ये हमारा फिल्टर का काम कर रहा है, फिल्टर जब हमने लगाया तो आरएल के अक्रॉस सी लगा दिया गया है। आरएल के अक्रॉस सी लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही हम इनपुट, हमारा सिग्नल ये है, जैसे हमें इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डायोड केस में आ जाता है, फॉरवर्ड बैस में आ जाता है। डायोड हमने यहाँ पे क्या मान लिया, आइडियल मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे जो इनपुट है, जो कैपेसिटर है, वो इनिशियली हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो इनपुट लगाए इसके थ्रू ये क्या होता है, चार्ज होता है। तो ये मैक्सिमम वीएम तक हमारा चार्ज हो जाता है। जैसा हम इनपुट अप्लाई करते हैं वैसे की वैसी उसका आउटपुट चार्जिंग वेवफॉर्म होती है, इसी पाथ को वो फॉलो करता है। यहाँ तक वीएम तक चार्ज हो गया। वीएम तक चार्ज होने के बाद में क्या आएगा, इधर वोल्टेज वीएम है, इधर भी क्या है, वीएम है। बट जैसे यहाँ से इसका कम वोल्टेज होना स्टार्ट करता है तो एन साइड ज्यादा वोल्टेज से कनेक्ट होने के कारण जो डायोड होता है वो हमारा रिवर्स बैस में हो जाता है। रिवर्स बैस में होने के कारण हमारा जो कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज होता है। चार्ज हुआ था तो ऐसे चार्ज हुआ था, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये डिस्चार्ज होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, अब ये डिस्चार्ज होता है तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। लेकिन हम यहाँ पे सी और आरएल की वैल्यू इस तरीके से लेते हैं कि आरएल की वैल्यू हमने बहुत ज्यादा ली है ताकि हमारा जो डिस्चार्ज टाइम हो वो बहुत ज्यादा हो, कि हमारा जो डिस्चार्ज है वो धीरे धीरे हो। यदि हमारा डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाएगा तो ये लाइन क्या आ जाएगी, शार्प ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, इसका एंगल बहुत कम है। इस तरीके से हमें प्योर डीसी की तरह जैसे प्राप्त होता है। उसके बाद में वापस क्या होता है कि जैसे हमारा नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हैं तब भी ये रिवर्स बैस में रहता है, तब भी हमारा कैपेसिटर क्या होता है, वो डिस्चार्ज होता रहता है। इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर है वो T1 से T2 टाइम तक डिस्चार्ज हो रहा है। 0 से T1 तक क्या हुआ था, चार्ज हुआ था। उसके बाद में जैसे ही हमने नेक्स्ट पॉजिटिव पल्स अप्लाई करते हैं तब भी ये क्या होता है, इसका वोल्टेज जितना कम रहता है कैपेसिटर से, तब तक डायोड हमारा रिवर्स बैस में रहता है। रिवर्स बैस में रहने के कारण क्या होता है, तब भी कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। उसके बाद में T2 टाइम के बाद में क्या होता है, इनपुट वोल्टेज ज्यादा होने के कारण डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बैस में, और कैपेसिटर वापस से हमारा चार्ज होगा। इस तरीके से चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। इस तरीके से हमें क्या होता है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म प्राप्त होती है। ये हमारा क्या था, जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें प्राप्त होता है, फिर हमें जीरो वोल्टेज, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसे प्राप्त होता है। जब हमारा हाफ वेव, फुल वेव की यदि बात करें तो ये हमारा फुल वेव का आउटपुट होता है। इसके अंदर जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये मैंने उसका आउटपुट शो किया है आफ्टर फिल्टरिंग के, बिकॉज ये पहले कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया, उसके बाद में डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, चार्ज और डिस्चार्ज। इस तरीके से ट्रायंगुलर वेवफॉर्म प्राप्त हो रही है। तो हमारा जो जो रिपल्स थे वो हमने बहुत कम कर दिए गए हैं यहाँ पे। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, और जो हमारा रिपल जो फैक्टर है, रिपल जो फैक्टर है वो कितना है,
वन गामा इज इक्वल टू 1/2√3f0c RL। इसका मतलब है कि जो रिपल फैक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, RL के। मतलब कि यदि हमारा RL कम होगा तो रिपल फैक्टर हमारा ज्यादा होगा, और यदि RL का मान हमारा ज्यादा है तो रिपल फैक्टर कम है। इस तरीके से जब भी हमारा RL का मान ज्यादा होता है तब हम कैपेसिटर फिल्टर यूज में लेते हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि हमारा लोड करंट हमारा कम है तब हम क्या करते हैं, कैपेसिटर फिल्टर को यूज में लेते हैं। सेकेंड है हमारा इंडक्टर फिल्टर। इंडक्टर फिल्टर को क्या करते हैं, हम चोक फिल्टर भी बोलते हैं। इंडक्टर जो होता है वो फिल्टर में हम जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसके सीरीज में लगाते हैं। इस तरीके से इंडक्टर और जो आरएल होता है वो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाते हैं। जैसे कि हमारा ये हमारा सप्लाई फ्रॉम किससे आ रहा है, रेक्टिफायर से आ रहा है। ये हमारा एल है और ये आरएल है। तो जो एल है इंडक्टर है वो आरएल के यहाँ पे सीरीज में लगाया गया है, इसको हम चौक फिल्टर बोलते हैं। और दूसरा है कि इंडक्टर और आरएल दोनों क्या सीरीज में लगे हैं, वो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क को बनाते हैं। और जो हमारा इफेक्टिव फिल्टरिंग होती है उसके लिए जो अक्सल का मान हम क्या लेते हैं, बहुत ज्यादा लेते हैं आरएल के लिए, आरएल से। ये हम इसलिए लेते हैं कि यदि हमने कोई भी हमारा एसी कंपोनेंट आ रहा है तो एसी के लिए हमारा क्या होगा, इसकी इम्पिडेंस से इंडक्टर की बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से जो भी एसी हमारा कंपोनेंट होगा वो सारा का सारा एक्सल के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, और उसका बहुत कम पार्ट क्या होता है, आरएल के अक्रॉस हमारा प्राप्त होता है, आरएल के अक्रॉस वोल्टेज प्राप्त होता है। तो डीसी होता है, डीसी के लिए एक्सल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट होगा, और जो डीसी कंपोनेंट होगा वो हमें आरएल के अक्रॉस प्राप्त होगा। इस तरीके से क्या होता है, इसकी जो वेव फॉर्म प्राप्त होती है, यदि हमने यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर लिया है तो विदाउट रेक्टिफायर तो हमारा ये वेव फॉर्म है, और जो हमारा विद फिल्टर है ये हमारा ये वाली वेव फॉर्म है, विद चौक फिल्टर और विदाउट फिल्टर है। जो हमारी जो एक्चुअल वीडीसी वैल्यू होती है वो होती है 2/π VL मैक्सिमम। जो हमें डॉटेड डॉटेड दिखाया गया है ये हमारी क्या है, एक्चुअल डीसी वैल्यू है। लेकिन जो हमें यहाँ पे फिर भी क्या मिल रहा है, बहुत फ्लक्चुएशंस मिल रहे हैं, लेकिन विदाउट फिल्टर के कंपेरिजन में यहाँ पे कम मिल रहे हैं। अब क्या होता है कि यदि हम इसका जो रिपल फैक्टर देखें वो है RL/3√2 ω L, और हम कह सकते हैं कि RL/3√2 XL। एक्सल का मान होता है ω/L। यदि हम मैग्नीट्यूड देखें तो जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके लिए ओमेगा का मान ω/L, जैसा इनपुट है वैसा का वैसा आउटपुट फ्रिक्वेंसी। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके लिए जो ओमेगा होता है वो डबल हो जाता है। यहाँ पे जो रिपल फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आरएल के। इसका मतलब है कि यदि आरएल का मान कम है तो हमारा रिपल फैक्टर कम होगा, और यदि आरएल का मान ज्यादा है तो हमारा रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ पे ज्यादा हमें लोड करंट चाहिए और जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो हमारा कम हो तब वहां पे हम इंडक्टर फिल्टर यूज में लेते हैं। अब बात आती है कि यदि हमारा यहाँ एक्सल है, एक्सल का मान बढ़ा के भी हम क्या कर सकते हैं, रिपल फैक्टर का मान कम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि यदि हम एक्सल का मान बढ़ा दें, मतलब कि इंडक्टर होता है उसका, उसकी जो साइज होती है वो कितनी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने के कारण क्या होता है, उसका जो डीसी रेजिस्टेंस होता है वो भी ज्यादा हो जाता है। डीसी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ डीसी वोल्टेज भी ड्रॉप हो गया, तो आउटपुट के अक्रॉस जो हमारा डीसी वोल्टेज होगा वो हमें कम प्राप्त होगा। इस तरीके से यदि हमारा एक्सल बढ़ा देते हैं तो आउटपुट जो डीसी होता है वो कम हो जाता है, इसलिए हम एक्सल का मान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। थर्ड वन है हमारा एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर के नाम से जैसे दिख रहा है कि इसके अंदर एल और सी दोनों लगे हुए हैं। इंडक्टर फिल्टर के अंदर जो रिपल फैक्टर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लोड रेजिस्टेंस के, और जो कैपेसिटर फिल्टर था उसके अंदर इनवर्सली था लोड रेजिस्टेंस के। इसका मतलब है कि इंडक्टर फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर दोनों के अंदर जो हमारा रिपल है वो लोड रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को मिला के एक ऐसा फिल्टर बनाते हैं कि जो हमारा रिपल फैक्टर आए वो इंडिपेंडेंट हो लोड रेजिस्टेंस के। इसको हम जो हमारा ये फिल्टर है ऐसे फिल्टर, इसको हम इंडक्टर इनपुट फिल्टर भी बोलते हैं, चोक इनपुट फिल्टर भी बोलते हैं, एल इनपुट फिल्टर और एलसी सेक्शन फिल्टर भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट है जैसे कि इनपुट ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का जो इनपुट है वो यहाँ पे हम दे रहे हैं। जैसे कि हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये इनपुट है, ये इनपुट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ये जो इंडक्टर है ये इनपुट पे लगाओ इसलिए इसको इंडक्टर इनपुट। इंडक्टर फिल्टर को हम चोक फिल्टर भी बोलते हैं इसलिए इसको चोक इनपुट फिल्टर। एल मतलब यहाँ पे इंडक्टर को एल शो करके तो एल इनपुट फिल्टर, और एल और सी सेक्शन है यहाँ पे इसलिए एल सी सेक्शन फिल्टर।
यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, और इसका जो आफ्टर जो फिल्टर आउटपुट है वो हमारा ये आउटपुट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हम रेक्टिफाइड आउटपुट यहाँ पे देते हैं फिल्टर को, तो जो इंडक्टर लगा वो क्या करता है कि डीसी को तो पास होने देता है, लेकिन एसी को वो पास होने नहीं देता है। एसी जो होता है वो सारा का सारा हमारा एल के अक्रॉस ही क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है एसी वोल्टेज। जो हमारा डीसी एल के बाद में जा रहा है, यदि उसके अंदर हमने देखा था इंडक्टर फिल्टर के अंदर कि उसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ रिपल्स थे, वो रिपल यहाँ पे हमारे आते हैं। इसका मतलब कुछ रिपल यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होता है। उसके अंदर कुछ भी जो भी ऐसे जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सी हमारा क्या कर देता है, इधर से पास हो जाते हैं, और डीसी हमारा क्या होता है यहाँ प्राप्त होता है आरएल के अक्रॉस। इस तरीके से यहाँ भी हमें क्या होते हैं, बहुत कम रिपल प्राप्त होते हैं। जो रिपल जो हमारा फैक्टर है वो कितना है, √2/3 XC अपॉन XL। इसका मतलब है कि यहाँ पे RL नहीं है, तो जो रिपल फैक्टर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ RL है। जो एक्सेल का मान यदि हमारा ज्यादा होगा एक्सिस से, तो क्या होगा, रिपल फैक्टर कम होगा। इसीलिए हम इंडक्टर एलसी फिल्टर के अंदर इंडक्टर का मान कैपेसिटर से क्या करते हैं, इम्पीडेंस उसका ज्यादा लेते हैं, एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी होता है। लास्ट वन हमारा है पाई फिल्टर और सीएलसी फिल्टर। सीएलसी फिल्टर इसका मतलब है कि इसके अंदर कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर, इंडक्टर और जो कैपेसिटर हैं वो हम पाई की फॉर्म में लगाते हैं। जैसे ये पाई का फॉर्म हो गया, तो पहले कैपेसिटर लगा, फिर इंडक्टर लगा, फिर कैपेसिटर लगा, और उसके पैरेलल में हमारा आर लगा हुआ है। कैपेसिटर फिल्टर के अंदर ये हमने देखा था कि जो कैपेसिटर होता है वो हम पैरेलल में लगाते हैं और एल हम सीरीज में लगाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये पाई सेक्शन हमारा बन गया है। इसके अंदर जो इनपुट है वो कैपेसिटर पे जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर भी बोलते हैं। ये पाई शेप में है इसलिए इसको पाई फिल्टर भी बोला गया है। अब देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट है, रेक्टिफाइड आउटपुट है, फुल वेव का यहाँ शो किया गया है। फुल वेव का आउटपुट ये है, ये हमने यहाँ लगा दिया। ये जब यहाँ लगाते हैं तो एसी तो इधर से पास हो जाता है, डीसी यहाँ से पास होता है। एसी को ये पास नहीं होने देता है कैपेसिटर C1, क्योंकि ये जो डीसी सिग्नल होता है उसके लिए बहुत रिएक्टेंस शो करता है और एसी के लिए बहुत कम। तो एसी तो इधर से ग्राउंड हो जाता है और डीसी क्या होता है, एल में से पास होता है। उसके बाद में जो एल हमारा लगा हुआ है इसमें से क्या होता है, डीसी पास होगा। लेकिन कैपेसिटर फिल्टर के अंदर देखा था कि कुछ ना कुछ हमारे जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म प्राप्त हो रही थी उसके अंदर रिपल्स भी थे, बहुत कम रिपल्स भी थे। वो रिपल्स क्या हो जाते हैं, यहाँ आते हैं और ये डीसी को पास होने देता है। उसके बाद में यदि उसके बाद भी यदि हमारे रिपल आ रहे हैं तो वो रिपल हमारे C2 से पास हो जाते हैं, और जो डीसी आउटपुट होता है फाइनली वो हमें आरएल के अक्रॉस मिलता है। इस तरीके से जो हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वो हमें नियरली इक्वल टू डीसी प्राप्त होता है। इसके अंदर हमारे बहुत ही कम रिपल्स होते हैं। जो हमारा रिपल आता है, रिपल फैक्टर है गामा इज इक्वल टू √2 इंटू XC1 मैग्नीट्यूड, XC2 का मैग्नीट्यूड, और RL अपॉन XL। मोड ऑफ XC1 बोल दो, मोड ऑफ XC2 बोल दो, अपॉन मोड ऑफ XL। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिपल फैक्टर है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया RL की हो जाता है। इस तरीके से हमने आज हमारा फिल्टर देखा है, और इस तरीके से जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।